हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 IAS अकेडमी। माय नेम इज़ दीक्षा और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप न्यूज़पेपर को इफेक्टिवली कैसे रीड कर सकते हैं। न्यूज़पेपर को कितना टाइम डिवोट देना है, बिकॉज आपके बाकी के भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप न्यूज़पेपर को पकड़ के पूरा दिन नहीं बैठ सकते। तो वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी, बिकॉज आप में कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जिन्होंने अभी जस्ट शुरू ही करा है, कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने अपने शायद स्टैटिक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं और अब न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो आज का जो मेन फोकस रहेगा दैट इज ओनली ऑन रीडिंग आप इफेक्टिव तरीके से कैसे कर सकते हो, क्योंकि जब आपको पता लग जाएगा कि मुझे न्यूज़पेपर में से आर्टिकल कैसे पिक करना है, किस आर्टिकल से रिलेटेड मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत है, तभी तो आप आगे अप्रोच लेके चलोगे टुवर्ड शॉर्ट नोट्स। तो आज का जो मेन फोकस है दैट इज ओनली ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर। तो फर्स्टली पूरा ये सेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए, करंट अफेयर से ही रिलेटेड, यानी कि न्यूज़पेपर जो आपका आता है उसी का एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको O2 IAS अकेडमी में मिल जाएगा। इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, मतलब आपको 399 रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन लेनी है पर मंथ बेसिस पर। एंड अगर आपको महीने में लगे कि नहीं मुझे उतनी एडवांटेज नहीं मिल पाई 400 रुपीज़ के अंदर, तो आप इसे स्टॉप भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, तो नंबर 1, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस तो आपको इसमें मिलनी ही मिलनी है, प्लस जो क्लास आपकी हुई उसी का पीपीटी का PDF एट द सेम डे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। इसके अलावा वीकेंड पे आपको एक मंथ आपकी वीकली कंपाइलेशन दी जाती है, उसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको हार्ड कॉपी से पढ़ना ज़्यादा पसंद है तो आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। एंड मंथली कंपाइलेशन भी आपको दी जाती है। अगर आपको लगता है थ्रू आउट मंथ में जस्ट सॉफ्ट कॉपी से कवर करना चाहूँगी एंड मंथ एंड पे एक प्रिंट लेना चाहूँगी, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। बट अगर आपने अभी अगस्त मंथ में ही शुरू करा है तो आपको ईयरली जो मैगजीन्स हैं वो भी प्रोवाइड करी गई हैं टॉपिक वाइज, तो उसको ही आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लें और अपना प्रिंट लेना चाहें तो वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा फीचर। इसके अलावा इसी कोर्स के अंदर आपको एक वेडनेसडे की इंपॉर्टेंट क्लास मिलती है, जो कि जैसे जैसे आपका पेपर प्रीलिम्स के पास में आएगा तो नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीज करेंगी। बट अभी के लिए सिर्फ एक क्लास है जो कि 1.5 घंटे तक चलती है। उसमें हम मेन फोकस करते हैं कि जिन बच्चों ने 2027 के अंदर अपीयर करना है वो अपना रिवीजन टाइम से कर लें। तो उसमें चल रहे हैं आपके जनवरी टू मई के आर्टिकल्स जो 2026 में आ रखे थे, उनको मैं कवर करवा रही हूँ। एंड ये क्लास चलती है कॉन्टिन्यूसली हर हफ्ते वेडनेसडे को। इसी सेशन में रिवीजन के साथ आपकी वैल्यू एडिशन भी होती है। जो चीज़ें आपकी स्टैटिक के साथ ज़्यादा जुड़ी होती हैं, फैक्चुअली इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको मेंस के अंदर काम आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। और इसी क्लास के अंदर आपको छोटे छोटे मेंस के लिए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाते हैं। मतलब जो टॉपिक कर लिया होता है ना कवर, उसी के बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आप उसको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग पर एक होल्ड बनी रहेगी। देन इसी कोर्स के अंदर आपको एक आंसर राइटिंग का भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, बिकॉज थर्सडे को जो लास्ट वीक हमने आर्टिकल करे होते हैं उन्हीं के बेसिस पे 2 मेंस के क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब इससे क्या होगा कि हम ना सोचते रह जाते हैं कि आंसर राइटिंग आज शुरू करती हूँ, कल शुरू करती हूँ, सोचते ही रह जाते हो। पर यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि हर थर्सडे मेरा लास्ट वीक का टेस्ट होगा, मेरे को आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी, तो आप पहले ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। तो मतलब एक हफ्ते के अंदर इसी कोर्स के विद इन आप 3 क्वेश्चन लिखने की अपॉर्चुनिटी ले लेते हो। इसी कोर्स के अंदर प्रीलिम्स के लिए आपके करंट अफेयर के टेस्ट होते हैं रेगुलरली। वीकेंड पर आपके जो ग्रुप्स बने होते हैं उसके अंदर आपको टेस्ट अपलोड कर दिया जाता है, आप पोर्टल पे जाके उसको अटेम्प्ट कर लेते हो। एंड इसी कोर्स के अंदर आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करी जाती है, डाउट सेशन आपके लिए जाते हैं और वहां पर इंडिविजुअल क्वेरीज को पिक करा जाता है कि आप क्या इशू एक्चुअल में फेस कर रहे हो। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है कि एप्लीकेशन में आपको कैसे कैसे फायदे मिलेंगे, जैसे वो दिक्कत रहती है ना नोट्स बनाने नहीं बनाने, तो यहाँ पे तो आपको PDF ही प्रोवाइड कर दिया गया। तो वो जो आपका टाइम था ना कि मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि अगर कावेरी वाटर रिवर का डिस्प्यूट चल रखा है तो मैं जाऊंगा गूगल पे सर्च करूंगा आर्टिकल्स कौन कौन से जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहेगा, वो सारी डिटेलिंग सर्च करने में आपको शायद टाइम ज़्यादा लग सकता है। बट यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में सारा डेटा मिल जाएगा। तो ये इसके एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जो कोर्स के अंदर आपको मिलते हैं। बट बाय द एंड अगर आपको लगा कि नहीं मुझे इतना बेनिफिट नहीं मिला, वो भी सिर्फ 400 रुपीज़ के अंदर, तो आप इस सब्सक्रिप्शन को एंड भी कर सकते हैं। फुल पेमेंट का भी ऑप्शन है, फुल पेमेंट इसकी 5000 की रहेगी एंड वैलिडिटी उसकी 1.5 साल की है। ठीक है, तो अब आते हैं हाउ टू रीड न्यूज़पेपर इफेक्टिवली। ये मैंने ना स्निपेट्स लगा रखे हैं ताकि हम इजीली इनको रीड कर सकें, पर पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर न्यूज़पेपर का एक फॉर्मेट। अब देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन इमर्ज करता है कि मुझे न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, तो स्टार्टिंग अगर आप प्रिपरेशन की कर रहे हो तो आप एक इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, दोनों को उठाकर देख लीजिए।
इंडियन एक्सप्रेस की जो लैंग्वेज रहेगी आर्टिकल्स की, वो हो सकता है आपको इजी लगे इफ कंपेयर टू द हिंदू, वो क्या आपका डिफरेंस आ सकता है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे द हिंदू भी चल जाएगा, तो आप द हिंदू को भी फॉलो कर सकते हैं। बट जैसे मैं क्लासेस भी लेती हूँ आपकी करंट अफेयर्स की, तो उसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट कभी कभार एंड पीआईबी, ये सारे एक्सक्लूसिवली कवर करे जाते हैं। जो भी मैगजीन्स होती हैं आपकी, जो एक एस्पिरेंट स्टडी करता है, उनके आर्टिकल्स कवर करे जाते हैं। अब जैसे मैं आपको ये जस्ट फॉर्मेट दिखा रही हूँ, यहाँ से हम कुछ रीड नहीं करेंगे। तो पहला तो यही था कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो आपकी चॉइस है इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। बट जैसे कि मैंने बोला कि आपको शुरुआत में हो सकता है कि इंडियन एक्सप्रेस ईजी लगे, जैसे जैसे आप इंटरव्यू की स्टेजेस की तरफ आते हो तो हो सकता है आपको दोनों रीड करने पड़े, स्किप नहीं होनी चाहिए चीज़ें इसी रीज़न की वजह से। नाउ नंबर 2 जो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि मुझे आर्टिकल कैसे पिक करने हैं, तो आर्टिकल कैसे पिक करोगे, जैसे अब मैं फर्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। जैसे फर्स्ट आर्टिकल आपका आ रखा है ऑन डीलिमिटेशन, दिस वन। अब ये डीलिमिटेशन के ऊपर आर्टिकल तो आ रखा है, क्या मुझे ये पिक करना है, तो डेफिनेटली यस करना है, क्योंकि पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर डिलिमिटेशन की बात करी गई है। तो मतलब जो सेकंड स्टेप आपका रहेगा, न्यूज़पेपर तो आपने पिक कर लिया, सेकंड स्टेप आपका रहेगा कि जिस भी पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो यूपीएससी है या फिर स्टेट पीसीएस का पेपर है, तो आपको सबसे पहले सिलेबस का पता होना चाहिए। सिलेबस आपके लिए एक गाइड की तरह एक्ट करेगा कि कौन सा आर्टिकल मुझे न्यूज़पेपर में से पढ़ना है, कौन सा आर्टिकल मुझे स्किप कर देना है। अब जैसे न्यूज़पेपर का फ्रंट देखोगे ना आप, तो वहाँ पर वो सारी न्यूज़ आती हैं जो मतलब आज का मुद्दा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोलते हैं ना कि फ्रंट पेज पे छपा हुआ है, तो वो तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। पर आपको रीड करने हैं या नहीं करने हैं, वो कैसे पता लगेगा, अगर मुझे सिलेबस का पता है। तो सबसे पहली जो आपकी जॉब थी वो था न्यूज़पेपर पिक करना। सेकंड जॉब आपकी आ जाती है कि मुझे सिलेबस पूरा पता होना चाहिए जिस भी एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। फिर आप न्यूज़पेपर में से बोलोगे, पहले शायद आप इस न्यूज़ को स्किप कर देते थे, पर जब आपने देखा कि नहीं ये तो सिलेबस का पार्ट है, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे। वैसे साइड में आ जाओ, यूक्रेन ने अटैक करा रिफाइनरीज को डीप विद इन रशिया। अब जो बिगिनर होगा उसके लिए तो ये नया है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं, उनको नहीं है पता कि रशिया और यूक्रेन फाइट कर रहे हैं, या शायद इतना सा पता है कि रशिया और यूक्रेन फाइट कर रहे हैं, पर किस रीजन के पीछे कर रहे हैं वो शायद नहीं पता होगा। तो जब आप शुरुआत में शुरू ही करोगे अभी अपना न्यूज़पेपर पढ़ना, तो आपके लिए ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। बट जो मिड स्टेज में आ चुका है, जो न्यूज़पेपर को कॉन्टिन्यूसली फॉलो कर रहा है, वो इस आर्टिकल को जस्ट रीड करेगा, उसको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट तो लॉन्ग टाइम से चल रहा है। आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं, जो स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर अटैक कर दो। तो उसको पता है, उसको वो एनालिसिस क्लियर हो रखी है क्योंकि उसने न्यूज़पेपर पहले से फॉलो करा है। बट आप बिगिनर हो तो आप इस आर्टिकल को भी रीड करोगे। अभी देखना, शुरू में जब सारे आर्टिकल्स आपको इंपॉर्टेंट लगने लगेंगे ना, तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि मैं टाइम कितना डिवोट करूं न्यूज़पेपर के लिए। तो शुरू में अभी आपने अपना स्टैटिक भी कंप्लीट नहीं करा है, अभी जस्ट आपने सिलेबस को देखा, तो पहले ना सिर्फ अपने हेडर्स से एनालाइज करने की ट्राई करो कि क्या ये मेरे सिलेबस का पार्ट है जो न्यूज़पेपर में आ जा रखा है। 3-4 दिन जब ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको चीज़ें बैठने लगेंगी कि मुझे आर्टिकल कैसे पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आर्टिकल FCRA को लेके आ रखा है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2026, तो डेफिनेटली ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस में इसका भी मेंशन कर रखा है। तो ये कब पता लगेगा आपको, जब आपके दिमाग में सिलेबस फीड है कि हाँ जी जो सिलेबस में आ रहा है वो आर्टिकल तो मुझे यहाँ से पिक करना ही पड़ेगा। तो शुरू के 3-4 दिन आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो कि जस्ट मुझे न्यूज़पेपर से क्या करना है, हेडिंग पे फोकस करना है। उससे आपको क्या होगा, एक अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी कि यस ये मेरे सिलेबस के साथ रिलेटेड है। क्योंकि अगर आप एक एक आर्टिकल को शुरुआत में पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आपको शायद 3 घंटे 5 घंटे भी लग सकते हैं। पेजेस का नंबर आपने नोटिस किया हो तो 18 पेजेस हैं एक न्यूज़पेपर के अंदर, तो पूरा तो नहीं पढ़ा जा सकता एक दिन में, ठीक है। देन एक पिक्चर आ रखी है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि हिरोशिमा डे अभी 6 अगस्त गया ना, तो 6 अगस्त को आपको याद होगा यूएस ने हिरोशिमा पे बॉम्ब गिरा दिए थे और उसके बाद नागासाकी पे 9 अगस्त को गिराए थे। तो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है वो कैसा होना चाहिए, एंटी न्यूक्लियर, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, पीस को एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। अब पिक्चर देख के कहीं निकल लेंगे, ठीक है, पिक्चर लेके हमने पिक्चर देखी, जस्ट फोकस किया कि ठीक है एक पिक्चर आ रखी है, कुछ हिरोशिमा डे के बारे में बात करी। बट जब आप जाओगे वर्ल्ड हिस्ट्री में तो आपको दिखेगा कि वहां पर आप पढ़ते हो इनके बारे में, ठीक है। सेम जब आप अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स को पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसका मेंशन है। जब आप साइंस एंड टेक के अंदर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पढ़ोगे वहां पे भी इसका मेंशन आ जाता है। तो आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इसकी कोई डिटेलिंग नहीं आई है, पर उसके लिए आपको स्टैटिक अपना चेकआउट करना पड़ेगा। अभी जस्ट फोकस करना कि हम न्यूज़पेपर को कैसे प्रोसीड करते हैं। ये ऊपर आपने आर्टिकल देखा, ये फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेके है।
अब जो कॉन्टिन्यूअसली न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा उसको पता है ये मुद्दा क्या चल रहा है, यूएस वर्सेस ईरान वाला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कौन कंट्रोल करेगा, 14 पॉइंट पीस प्लान क्या था। पर जब आप स्टार्टिंग में होंगे आपको ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट लगेगा। तभी मैंने बोला कि शुरुआत में आपने जो अपना होल्ड बनाना है ना, दैट इज ओनली ऑन वन थिंग, कि क्या मैं न्यूज़पेपर में से हेडिंग या थोड़ी सी उनकी जिस्ट देख के ये पता लगा पा रही हूँ कि क्या ये न्यूज़पेपर में से मुझे आर्टिकल रीड करना है या नहीं करना है। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 370 के ऊपर आ रखा है, वो जो एब्रोगेशन कर दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर में, फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी बन गई एंड लद्दाख भी यूटी बन गई, और आप देखते हो आज तक वहां पे कुछ ना कुछ लोगों की तरफ से डिमांड आती है। ये तो आपने सुना कि कुछ 370 न्यूज में था, पर ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट है, तो आपके लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट आपको न्यूज़पेपर के हाइलाइट्स दिखाए। फिर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना तो एक पेज आएगा आपका, दैट इज एडिटोरियल सेक्शन। अब जो एडिटोरियल सेक्शन होता है उसमें वही आर्टिकल्स आए होते हैं जो रिपीटेडली 1 हफ्ते 2 हफ्ते से चलते हो रहे हैं, पर वहां पे एडिटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करते हैं, जिसके साथ शायद आप एग्री भी करें, हो सकता है आप एग्री ना भी करें। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं। अब यहाँ पे देखना, एक न्यूज आ रखी है, अग्नि 4 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसको टेस्ट फायर करा गया फ्रॉम ओडिशा। अब देखो बैलिस्टिक मिसाइल का मेंशन हुआ, आपका जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक है और उसमें बोला गया है डिफेंस टेक। तो डिफेंस टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। तो मैंने पहले आपको रीडिंग से भी पहले जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट मोटो था वो यही था कि क्या मुझे आर्टिकल पिक करने आ रहे हैं फ्रॉम न्यूज़पेपर, अदरवाइज तो आप सारे रीड करना शुरू कर दोगे। इसी वजह से मैं इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे देखो सुडोको वगैरह भी आती है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो इसको फिल भी करते होंगे। एक आता है आपका दिस पेज, दिस इज एडिटोरियल। अब जैसे एक एडिटोरियल आ रखा है पर्शियन लेब्रिंथ, मैंने पीछे दिखाया आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो इशू था, उसके ऊपर ये आर्टिकल फिर से आ गया है और ये आए जा रहा है, कॉन्टिन्यूटी में आए जा रहा है। आप जो मर्जी न्यूज़पेपर उठा लेना, ये आर्टिकल आपको दिख ही जाएगा। अभी जैसे डिजिटल अरेस्ट के ऊपर आ रखा है, डिजिटल अरेस्ट के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, इवन मैंने एक दिन क्लास में भी ये करवाया है डिटेल में, अगर आप मुझे फॉलो करते हो। अब इसमें नोटिस करना, ये जो डिजिटल अरेस्ट है ना, एक्चुअल में ये कोई अरेस्ट नहीं है, ये एक साइबर क्राइम से रिलेटेड टर्म यहाँ पे यूज करी गई है। तो वो जो एक हवा होता है ना हमारे दिमाग में कि एडिटोरियल कैसे मैं शुरू करूं रीड करना, क्योंकि ये तो बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि नजर ही इस वाले सेक्शन के ऊपर सबसे पहले पड़ती है। तो इस पे डालनी क्यों है नजर, पहले पहले इन आर्टिकल्स पे आओ ना। ये छोटा सा आर्टिकल है, इतना सा दिखेगा आपको आधे से पेज पर, द हिंदू का अगर आप ओपन करोगे तो छोटा सा आर्टिकल आता है यहाँ पर, ये वाला, ये जो साइड में इसकी बात कर रही हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि ये जो बीच में जो आर्टिकल्स आए होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, ये रिपीटेड ही आर्टिकल्स होते हैं जो थ्रू आउट वीक 2 वीक से चलते आ रहे हैं ना, वही आर्टिकल्स हैं। उनके ऊपर एडिटोरियल जो एडिटर्स होते हैं उन्होंने अपना ओपिनियन दिया होता है, उसको थोड़ा सा स्टैट के साथ जोड़ा होता है, तो यहाँ से बढ़िया डाटा भी आपको मिल जाता है। तो डरना नहीं है इनसे। अगर रीडिंग हैबिट डालनी है तो पहले इन आर्टिकल्स को रीड करना शुरू करो, पहले इनको समझो, क्योंकि ये छोटे आर्टिकल्स हैं, आपको पता भी लग जाएगा कि मुझे रीडिंग में कितना टाइम लगा। बाद में जैसे आप कंटिन्यूटी में कंसिस्टेंसी अपनी न्यूज़पेपर को लेके मेंटेन करोगे ना, तो इस आर्टिकल से आप इस तरफ भी खुद ही स्विच कर जाओगे। एक दिन में आपने रोम नहीं बनाना है कि आज ही सारा न्यूज़पेपर मैं पढ़ लूंगी, नहीं, वैसा नहीं करना है आपको। तो इस एडिटोरियल को आप रीड कर सकते हो। अब देखो ये प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन को लेके यहाँ पे एक आर्टिकल आ रखा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं एमबीबीएस के लिए नीट का पेपर देते हैं, पर आपने देखा कितना बड़ा लीकेज हो जाता है पेपर का। क्या प्राइवेट अगर एमबीबीएस करनी है तो क्या वो अफोर्डेबल है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको लेके ये आर्टिकल आया है। तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इसको आप समझ सकते हो। कुछ आप में से ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, स्पेशली मेडिकल बैकग्राउंड के, उसको और बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। अभी जैसे मैंने बोला क्या ये अफोर्डेबल है, तो आपके दिमाग में कहीं के स्ट्राइक कर गया होगा कि हाँ अफोर्डेबल है, जिनके पास इनकम ठीक ठाक है, ठीक है, पर जिनके पास इनकम ही उतनी नहीं है, वो लोन भी नहीं उठा सकते, क्या उनके लिए अफोर्डेबल है? तो उनके लिए तो गवर्नमेंट नीड बन जाती है। तो ये उसके बेस्ड आर्टिकल आ रखा था एडिटोरियल पे, ये भी आपने रीड करना है, पर ये थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, पहले छोटे आर्टिकल्स के साथ आपको शुरू करना है। नाउ एक अगला पेज जब आप उठाएंगे, ये ओपिनियन बेस्ड पेज है। यहाँ पे इंटरव्यू आए होते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसका जो भी इनवाइट करे होते हैं गेस्ट उस टाइम पे, तो वो आंसर करते हैं। ठीक है, ये कभी अच्छे भी आते हैं, कभी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी होते हैं, कभी किसी मुद्दे पे होंगे, जैसे आज वाला कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर आ रखा था। यहाँ पर एक ओपिनियन बेस्ड पेज पर ही स्टेट स्पेसिफिक एक आर्टिकल आता है जो कि पॉलिटिक्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो जितने भी पॉलिटिक्स के अराउंड आर्टिकल्स रिवॉल्व करते हैं उनको आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि आप किस पार्टी को फेवर करते हो वो यहाँ पे इस पेपर में मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप आंसर में भी नहीं लिख सकते कि आप बायसनेस शो करें कि मैं इसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूंगा। तो इस आर्टिकल को आप इग्नोर भी कर सकते हो।
पर अगर आपकी क्यूरियोसिटी है कि मुझे है इस चीज में इंटरेस्ट, तो आप रीड भी कर सकते हैं, बट पेपर के लिए एज सच ये कोई आपको हेल्प नहीं करेगा उतनी ज्यादा। देन एक पेज आता है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। सेम आप इंडियन एक्सप्रेस में ओपन करोगे ना, पीछे से सेकंड लास्ट पेज देखना, लास्ट वाला जो पेज है उससे सेकंड वाला पेज देखना, यानी कि सेकंड लास्ट, उसमें एक्सप्लेन सेक्शन आता है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिनको बिल्कुल आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ही अरेंज करा होता है कि पहले स्टैटिक वाला पार्ट आएगा, शुरू में करंट इशू बताएंगे, फिर स्टैटिक वाला पार्ट आएगा, क्या उसके इंपैक्ट्स हो सकते हैं, वो पूरा डिटेल में वहां पे दिखाया होता है। तो सेम द हिंदू में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आता है। पहले तो आर्टिकल का मुझे आइडिया लगाना है कि ये कैसा है, तो यहाँ पे जिस्ट आई होती है, एक शॉर्टकट में आया होता है कि किस चीज के बारे में ये आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने वाला है। तो शुरुआत में जब आप न्यूज़पेपर को रीड करोगे ना, तो इसको स्किप कर दो, पहले इस पे आ जाओ सीधे जिस्ट के ऊपर कि इसके अंदर बात किस चीज के बारे में करी हुई है। फिर आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि ठीक है, एक सेंटर है जिसके अराउंड ये चाइना, बीजिंग, उसके ऊपर आ रखा था ना कि स्टेट बैंक कैपिटल और पॉलिसीज बनाई जा रही हैं ताकि जो सप्लाई चेन है, मास प्रोडक्शन है, उसके ऊपर फोकस किया जा सके। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि यहाँ साइंटिफिक लेबोरेटरीज वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, उसी की डिटेलिंग यहाँ पर है। तो शुरुआत में 2-3 दिन इनको रीड करो, फिर उसके बाद आपने इस तरफ को आना है। 2 आर्टिकल्स टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं, एक और आ रखा है जैसे यहाँ पर। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स वाला सेक्शन शुरू हो जाता है और थोड़ा सा एक क्विज भी आया होता है, तो इनको आप देख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द आर्टिकल, जब हम न्यूज़पेपर में से आर्टिकल उठा तो लेंगे क्योंकि हमें पता लग गया कि हमने सिलेबस देखा हुआ था ना, उस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पता है कि मैंने कौन सा आर्टिकल पिक करना था। अब मैं थोड़ा पीपीटी पे जाती हूँ, वहां भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे आर्टिकल में से जिस्ट निकालनी है मुझे। जब मैंने रीड कर लिया तो क्या चीज एट द एंड मुझे पता लगनी चाहिए थी इस आर्टिकल में से। अब देखो, ये इंडियन एक्सप्रेस में से एक आर्टिकल मैंने उठा लिया कि क्या क्वांटम कंप्यूटिंग एआई को बेटर बना सकती है कैंसर वैक्सीन डिजाइन करने के लिए। तो साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन करा। अब आपने क्यों पढ़ना है, क्योंकि अब आप सिलेबस देख चुके हो, वहां पे आया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर भी एक तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है और एक वैक्सीन एंड डिजीज है। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स आपके क्लियर हो रहे हैं। नंबर 1 वर्ड जो यहाँ पे आपको दिखा, दैट इज क्वांटम कंप्यूटिंग। नंबर 2 जो वर्ड यहाँ पे आपको दिखा, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड नंबर 3 जो बात हुई है यहाँ पर, कैंसर वैक्सीन। अब शुरुआत में हो सकता है आपको नहीं आइडिया लगा कि आर्टिकल किस चीज के बारे में बात करेगा, पर जैसे जैसे आप अपनी प्रिपरेशन करते हो आपके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 2 फीचर इसमें इमर्जिंग टेक के हैं और एक यहाँ पे डिजीज और वैक्सीन में से आर्टिकल पिक हो रहा है। तो मतलब 3 चीजों को यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया है। अब जैसे मैं इसको रीड करना शुरू करूंगी, जैसे हम रीडिंग करेंगे इस आर्टिकल की अभी, तो पहला जो पैराग्राफ है यहाँ पर मेन फोकस करा गया कि एक ब्रेक थ्रू अटेन करा है हमने। क्या ब्रेक थ्रू अटेन करा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको जोड़ दिया क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ। फिर कुछ रिजल्ट्स हमारे पास निकल के आए, तो कौन ये बोल रहा है, तो आगे लिखा है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क। और उसके बाद बोला गया कि हमने फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर का यूज करा और एआई मॉडल ने पेप्टाइड्स के सीक्वेंसेस को डिजाइन करा और हमने रिकॉग्नाइज करा कि इम्यून सिस्टम कैसे डिजीज्ड और इन्फेक्टेड सेल्स को आइडेंटिफाई करता है। तो शुरू में तो मुझे कॉन्टेक्स्ट दिखा कि इस आर्टिकल के अंदर बोला क्या जाएगा। अब हो सकता है आप में से कईयों को ना समझ आए, क्योंकि इजी टॉपिक में उठाती है वो तो आप सभी को इजी लगना था। थोड़ा सा टफ आर्टिकल है, इसलिए मैंने कनेक्टिविटी के लिए यही आर्टिकल यहाँ पर पिक करा। तो पहले तो बता दिया कौन सी यूनिवर्सिटी इसके बारे में स्टडी कर रही है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क। इन्होंने बोला कि हमने क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों को यूज करा और किसकी सीक्वेंसेस करवाए, दैट इज पेप्टाइड्स के। पेप्टाइड क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं कि कैसे मुझे डिजीज और इन्फेक्टेड सेल्स को आइडेंटिफाई करना है। ये इसका कॉन्टेक्स्ट था। शुरुआत में शायद आपको इतना भी समझ ना आए, क्यों, क्योंकि ये वाला आर्टिकल मैं बोलूंगी थोड़ा सा टफ कैटेगरी में है अगर आप अभी शुरुआत ही कर रहे हो। जैसे ईजी का भी एक एग्जाम्पल बता दूं, जैसे अभी ये स्पेन वाला कुछ इशू हुआ था, बड़े सारे माइग्रेंट्स आ जाते हैं स्पेन में, पर इसमें से मुझे क्या उठाना था, मुझे जस्ट इसकी ज्योग्राफी देखनी थी, ठीक है, कि कौन से वाले स्पेन की पार्ट की बात हो रही है, क्योंकि एक मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आएगी, नीचे आपका अफ्रीकन यूनियन वाला पार्ट आएगा। तो इसी अफ्रीकन यूनियन के कंट्री है एक जिसका नाम है मोरक्को, और यहीं पे एक स्पेन की भी टेरिटरी आ जाती है, ठीक है, नाम है इसका सियोटा। तो मैंने क्या किया, मैप पे जाके जस्ट लोकेशन को फाइंड आउट करा, मुझे दिख गया कि हाँ यहाँ पे सियोटा है, और मैंने थोड़ी सी उसकी डिटेलिंग पढ़ ली कि क्या हुआ था हिस्ट्री में, कि स्पेन तो ऊपर होना चाहिए था कायदे से, यहाँ पे स्पेन क्या कर रहे हैं, तो कॉलोनियल पास था वो मुझे पता लग गया, तो मैंने उसको रीड कर लिया। ये तो इजी आर्टिकल था, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा टफ आर्टिकल आपके लिए पिक करा। सेकंड जो डेटा इन्होंने यूज करा, कैसे इन्होंने फोकस करा, तो सबसे पहले इन्होंने क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर काम किया कि क्यों हमने क्वांटम कंप्यूटिंग को यूज करा। फिर इन्होंने बताया कि ये 0 और 1
इनके ऊपर काम करते हैं और इन यूनिट्स को हम बोलते हैं क्यूबिट्स। अब जो हमारा ट्रेडिशनल कंप्यूटर सिस्टम होता है वो ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं कर पाता। मतलब अगर मान लो 100 तक का डेटा था, उसको हमने प्रोसेस करना था, जस्ट अज्यूम करना, तो वो तो कर लेगा, पर जब बिलियंस की बात आएगी तो उसको प्रोसेस करने में वो शायद हैंग कर जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या उठा लिया, क्वांटम कंप्यूटर। ये यूनिवर्सिटी वाले एक्सप्लेन करे जा रहे हैं। और फिर बोला गया कि ये जो क्यूबिट है 0 और 1, जैसे बाइनरी डिजिट होते हैं 0 एंड 1 ही, पर वो दोनों इंडिविजुअली स्टे करते हैं, एक साथ कभी स्टे नहीं करते। पर क्वांटम कंप्यूटिंग बोलता है जैसे आप कॉइन को स्पिन करते हो तो या तो हेड आएगा या तो टेल, दैट इज ट्रेडिशनल कंप्यूटर। पर अगर 0 एंड 1 यानी कि हेड और टेल एक साथ आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज क्वांटम कंप्यूटिंग। तो मतलब ये बहुत ज्यादा डाटा एक साथ प्रोसेस कर सकता है। और कौन सा मेथड यूज करा, किस लाइट का यूज करा, तो फोटोनिक, फोटोन्स का यहाँ पे यूज करा गया। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडी। अब देखो ये आपको सर्च करना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडी। कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले आप क्या करते हो, एक मॉडल बनाते हो कि जो मैंने आइडिया दिमाग में सोचा हुआ था क्या ये वर्क करने वाला है या नहीं करने वाला है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। फिर आप बड़े पैमाने के ऊपर अपने आइडिया को इंप्लीमेंट करते हो, क्या इसकी रियल वर्ल्ड फिजिबिलिटी है या नहीं, दैट इज द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब वो सैंपल बनाया आपने कि कैसे मेरा आइडिया वर्क करेगा, फिर आपने वो दिखाया, और जब दिखाया तो वर्क कर रहा था, फिर उसके ऊपर पैसा लगाया जाएगा और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और ज्यादा फोकस किया जाएगा, और फिर उसको लार्ज स्केल के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। और इन्होंने बोला कि मैंने क्या किया, लेबोरेटरी टेस्ट करे और एआई डिजाइंड पेप्टाइड, इनको अंडरस्टैंड करा कि क्या इन्होंने सीक्वेंसेस ठीक से बनाए या नहीं बनाए। किसके ऊपर चेक करा, दैट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, जब आप खुद रीड करोगे ना न्यूज़पेपर को, इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज होंगी जो आपको एक ही आर्टिकल से देखने को मिल सकती हैं। तो उसके लिए अब आपको देखना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा कि ये HLA क्या है। आगे वैसे तो लिख दिया है कि सेल के सरफेस पर है, पर HLA है क्या, ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है क्या चीज। आगे लिखा ये क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप है कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या आएगा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, पर अगर मैं इसको तोड़ दूं ना, जो इन्होंने स्टेटमेंट बोली, ये बस इतना सा बोल रहे हैं कि हमारे पास सेल होती है, हमारी बॉडी सेल की ही बनी है, इसके बॉडी के ऊपर, सेल के सरफेस के ऊपर एक एंटीजन बैठा है और इसको बोला HLA, और ये इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करवाता है। अंदर बोला कि क्या है, पेप्टाइड है। पेप्टाइड प्रोटीन बन रही होती है ना, प्रोटीन बहुत जरूरी होती है, बॉडी की मसल बिल्डिंग भी कैसे होती है, प्रोटीन की वजह से ही हो पाती है, तो प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट। और साथ में बोला ये इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा। तो मतलब ये तीनों चीजें एक साथ वर्क कर रही हैं। तो इसके लिए कभी कभी आपके लिए टीचर हेल्पफुल रह जाते हैं। तो इतनी सी बात इस पैराग्राफ के अंदर बोली थी। एक लिखा है एआई डिजाइन पेप्टाइड, क्योंकि ये जो पेप्टाइड है ना सेल के अंदर, ये बिलियंस में है। अब बिलियंस की सीक्वेंसिंग करना दैट्स नॉट इजी। मान लो मैं एक पेप्टाइड है मेरे पास कोई, मैं नाम ले लेती हूँ ऐसे ही, जैसे अमीनो एसिड का एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने बोला ल्यूसिन। जब 2-4 अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे दे विल मेक पेप्टाइड, जब बड़े सारे पेप्टाइड आपस में जुड़ेंगे दे विल मेक प्रोटीन। तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे बिलियंस ऑफ कोड्स हैं और हाथ से इनको डिजाइन करना वो पॉसिबल ही नहीं है। मान लो एक पेप्टाइड का कोड है AB123, दूसरे का है A123B, अगले का है C231B। देखो यहाँ पे बड़ी सारी कॉमन चीजें हैं, जैसे 1122, ठीक है, 33, ये सारे कॉमन है पर रीअरेंज्ड हैं। तो इनको खुद मैनुअली अरेंज करना दैट इज वेरी टफ। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने बोला मैं एआई से हेल्प लूंगी, क्योंकि एआई के अंदर न्यूरल लिंकेजेस होती हैं और जब बार बार वो सीक्वेंस में एआई को सिखाऊंगी वो एक टाइम पे सही मुझे डेटा प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। तो ये इस पैराग्राफ के अंदर चीज बोली थी। फिर इन्होंने बोला कि इंडियन एक्सप्रेस को इन्होंने बताया, और जो कैंसर वैक्सीन्स हैं, आजकल क्या होता है कि कैंसर भी म्यूटेशन शो कर देता है। म्यूटेशन मतलब कि स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाते हैं अंदर। तो जब स्ट्रक्चर चेंज होते हैं तो उसकी वजह से हम एक वैक्सीन नहीं बना पाते। तो मतलब आपको पर्सनलाइज्ड वैक्सीन बनानी पड़ेगी, किस पर्सन को किस टाइप का कैंसर हो रखा है, किस रीजन की वजह से हो रखा है, वो आइडेंटिफाई करके उनके लिए वैक्सीन अलग से बनेगी। तो ये चीज यहाँ पे बोली गई। तो इसी वजह से हमने क्या किया, प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत ना आए तो क्वांटम का यूज करा, एंड सीक्वेंसिंग में कोई दिक्कत ना आए तो एआई को इंटीग्रेट कर दिया। और किस चीज के लिए बना रहे हैं, तो कैंसर वैक्सीन के लिए बना रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा है। अब देखो रीडिंग के टाइम पे ना क्या होता है, जैसे आपने इसको शुरू में पढ़ा तो यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड्स तो यूज कर लिए थे, जैसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यूज करा, क्वांटम कंप्यूटर यूज करा, पेप्टाइड, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, पर आगे इन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया होगा आपको, पर तब तक आप देख चुके होंगे गूगल पर। ये शुरू में इंस्टिंक्ट होता है आपको कि जब हम रीड करते हैं कि फटाफट से सर्च कर लेंगे, नहीं तो आगे पता कैसे लगेगा। पर थोड़ा सा आगे जब आप जाओगे ना, वहां पे थोड़ा थोड़ा इन्होंने एक्सप्लेन भी करा होता है। जैसे बोला पेप्टाइड क्या है, तो बोला पेप्टाइड शॉर्ट चेन्स ही है अमीनो एसिड की। देखो सबसे बड़ी आएगी प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन से छोटा आएगा पेप्टाइड, और सबसे छोटी यूनिट आएगी यहाँ पे अमीनो एसिड। अब जब मान लो ये छोटे छोटे अमीनो एसिड है, ठीक है, एक अमीनो एसिड, 2 और ये 3, ये जुड़ेंगे आपस में, तो इन्होंने चेन बना दी किसकी, पेप्टाइड्स की।
जब ये मान लो दो मैंने अमीनो एसिड्स की चेन उठा ली और ये बन गए, ये भी पेप्टाइड, ये भी पेप्टाइड, ये एक और ये दो, फिर ये जुड़ जाएंगे जब आपस में, तो ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे प्रोटीन। तो मैंने क्या देखा, अमीनो एसिड इज सबसे छोटी यूनिट, उससे बड़ी इज पेप्टाइड और उससे भी बड़ी इज प्रोटीन। यहाँ पे 3 थे अमीनो एसिड, जब ये आपस में जुड़े इन्होंने पेप्टाइड बना दिए, पेप्टाइड आपस में जुड़े इन्होंने प्रोटीन को बना दिया। तो ये यहां से मुझे क्लियर हो गया। और ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं। इम्यूनोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर कौन सी प्रोटीन बन रही है वही डिसाइड करेगी कि आपकी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर रही है या नहीं। ये देखो, इम्यून सिस्टम आएंगे और इंस्पेक्ट करेंगे कि ये पेप्टाइड ठीक से बन रही है या नहीं, तो वही इंडिकेट करेगा हेल्दी कौन है और फॉरेन कौन है। बहुत सी जो वैक्सीन होती हैं वो इम्यून सिस्टम के बेसिस पे ही बनाई जाती हैं, अगर वो आइडेंटिफाई करने में सक्षम रहते हैं कि कौन सा पेप्टाइड था वहां पर या कौन सा नहीं। फिर आपको HLA के बारे में भी बताया। HLA, अब मैं इसको अगर थोड़ा सा शॉर्टन कर दूं, आप तो रीड करोगे वही इसमें लिखा है। ये पेट्रोलिंग की तरह, एक पेट्रोलिंग की तरह इम्यून सेल्स आते हैं। जैसे आपके पास ये सेल थी, अंदर पेप्टाइड था और उसके बाहर कौन था, HLA बैठा था, एंटीजन बैठा था। HLA भी लाइक पेप्टाइड को उठाएगा यहां से, और बाहर इंस्पेक्शन के लिए कौन आए होंगे, इम्यून सेल्स आए होंगे। अब ये जो इम्यून सेल्स होंगे ना, ये देखेंगे कि HLA ने जो मुझे पेप्टाइड दिखाया क्या वो सही है या गलत है। कुछ भी गड़बड़ हुई है, बंदूक तानेंगे और इनको उड़ा देंगे। ये इंडिकेट करेगा कि बॉडी में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ चुकी है। तो पेट्रोलिंग टीम का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे इम्यून सेल। यहाँ पे दिखाने का, डिस्प्ले का काम कौन कर रहा है, HLA। एंड अंदर क्या बन रहा है, दैट इज पेप्टाइड। अगर इसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी आई तो इम्यून सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड एक्टिवेट होंगे तो दे विल स्टार्ट किलिंग दीज सेल्स, और इससे पता लगेगा कि बॉडी के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटी आ चुकी है। तो यही चीज यहाँ पे भी बताई गई। अब बोला गया कि ये पेप्टाइड तो आइडेंटिफाई कर लिया इम्यून सेल ने, पर कितने ही बिलियंस ऑफ पेप्टाइड हैं, इस वजह से हमने क्या किया, AI को एंटर करवा दिया। AI हमें क्या करके देगा, ये हमें बना के देगा सीक्वेंसेस, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स में नहीं है पॉसिबल। उसके बाद जो सैंपल्स होंगे उनको हम जोड़ेंगे क्वांटम प्रोसेसर के साथ। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल या क्लासिकल कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। तो क्लासिकल मेडिसिन जैसे हम बनाते आ रहे हैं आज तक, उसमें हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ऑर्डिनरी कंप्यूटर का ये मतलब बस का काम नहीं था, इस वजह से इनको इंटीग्रेट करा। जैसे यहाँ पे म्यूजिशियन से एग्जाम्पल उठा लिया हुआ था कि अगर मान लो कोई गाना गा रहा है पर पीछे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उनको बजाने वाला भी तो कोई चाहिए होगा। पर सोचो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, मतलब कोई एबनॉर्मेलिटी आ चुकी है। वही काम सारा कौन देख रहा है, अंदर था पेप्टाइड जो गाना गाएगा, HLA म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो डिस्प्ले करवाएंगे कि देखो कितनी अच्छी धुन बन रही है, एंड बाहर कौन होगा, इंस्पेक्शन की क्या रिदम है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये म्यूजिशियन के थ्रू एग्जाम्पल भी बताया गया था। तो अगला क्या है, अपॉर्चुनिटी इन 5 years। तो अभी ये लेबोरेटरी के अंदर जब टेस्ट करा तो रिजल्ट्स अच्छे निकल के आए। फर्स्ट टेस्टिंग, सेकेंड टेस्टिंग तो बहुत अच्छी निकली, क्योंकि वहाँ पे जो नोन सिक्वेंसेस थे उन्हीं को डाला गया था। पर जो थर्ड टेस्टिंग करी गई उसमें भी 70 to 75% की एक्यूरेसी निकल के आई। क्यों? क्योंकि अभी कुछ ऐसे भी कोड्स ऐड कर दिए गए थे जिनका अपने को अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं था, जिसका कोड प्रॉपर्ली हमने नहीं कंडक्ट करा था। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग, देन AI, एंड थर्ड इज दैट इज जिस भी डिजीज से रिलेटेड आपको वैक्सीन बनानी है, इन तीनों चीजों को इंटीग्रेट करा जाएगा। मतलब टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जाएगी वैक्सीन मेकिंग में भी। तो ये आर्टिकल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बट आई वुड से इस आर्टिकल तक आपको आना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आप सबसे ज्यादा स्टक करोगे जब भी ये आर्टिकल ऐसे आएंगे। जो साइंस एंड टेक देख रहे हो आप, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक के साथ जुड़ा है। लेट अस से एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, E20। अभी E20 के ऊपर सारे तो डिबेट कर ही रहे हैं, पर E20 के बारे में आपको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है। जैसे बार बार बोला गया, यहाँ पे देखना, एक छोटा सा स्टेप उठा लेते हैं कि गवर्नमेंट क्यों E20 पेट्रोल की तरफ पुश दे रही है। क्यों E20 पहले क्या है कि 20% इसमें डला है इथेनॉल, एंड 80% इसमें क्या डला है, दैट इज पेट्रोल। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला, ये देखो पूरा लिखा हुआ है कि हम E20 पेट्रोल को क्यों पुश दे रहे हैं। तो उसके पीछे के 4 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हैं। नंबर 1 बोला इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको इंप्रूव करना। नंबर 2 बोला कि हमारी जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल को खरीदने पर उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करेंगे ना क्रूड ऑयल को, तो उससे एक दिक्कत होगी क्या, कि हमारा पैसा भी बाहर जाएगा, तो हमें घाटे में थोड़ी जाना है। तो बोला एक तो इसको रिड्यूस करना है। देन थर्ड बोला कटिंग एमिशन, क्योंकि जो पेट्रोल है इससे एमिशंस भी बहुत सारे होते हैं, हमारा एनवायरमेंट भी पोल्यूट होता है। तो जब E20 यानी कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में करेंगे तो एमिशन भी रिड्यूस करना शुरू करेंगे। एंड बूस्टिंग फार्मर्स इनकम थ्रू डोमेस्टिक इथेनॉल प्रोडक्शन। तो ये 4 रीजन गवर्नमेंट ने बताए, क्योंकि जब आप इथेनॉल बनाओगे आपको शुगर केन चाहिए होगा, मेज चाहिए होगी, जिस भी चीज से आप बना रहे हो, क्योंकि E20 के अंदर
फर्दर जनरेशंस भी होंगी, तो जिस भी चीज़ से आप बनाओगे उसके लिए आपको फार्मर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो फार्मर की भी तो इनकम बूस्ट हुई इथेनॉल बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये 4 रीज़न किसने दिए? सरकार ने, और ये बहुत बढ़िया पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने मेंस के आंसर में भी लिख सकते हो। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो आर्टिकल है ना, पिक मैंने कैसे करा कि मेरे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट था भी या नहीं, और जब मैंने रीड करा तो पहले मुझे कॉम्प्लेक्सिटी लगी, ये वाला आर्टिकल टफ था डेफिनेटली, बहुत सारे स्टूडेंट इसको इग्नोर करेंगे, इवन मैंने तो क्लास में ये करवाया, पर बड़े सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, मैम ये वाला समझ नहीं आया, करवा देना हमें। तो मैं करवाएंगे, इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, तो इट्स इंपॉर्टेंट एंड इट्स टफ इनिशियली। पर जैसे मैंने अगला आर्टिकल आपको दिखाया सियोटा वाला, कि बड़े सारे माइग्रेंट आ गए स्पेनिश टेरिटरी के अंदर, सियोटा जो एरिया है यहाँ पर मुझे क्या देखना पड़ा, थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी पड़ी कि कॉलोनियल पास था, इस वजह से आज भी स्पेन वाले वहां पे अपनी ऑटोनॉमी बना के बैठे हुए हैं। मुझे जस्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन यहाँ पे देखनी थी। देन E20 वाला आया, देन क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर आ गया। अब मिनरल्स आप देखोगे, माइन एंड मिनरल, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी, दोनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, यस आपको ये पढ़ना पड़ेगा। क्यों इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं आज के टाइम पे क्रिटिकल मिनरल, उसके ऊपर ये आर्टिकल दे रखा था। ये देखो, पहले एग्जांपल से शुरू करा कि किन किन को बोलोगे आप, लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल, ग्रेफाइट, कॉपर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखो रेयर अर्थ एलिमेंट टर्म आ गई, तो आपको ये गूगल करना पड़ेगा साथ के साथ रीडिंग करते हुए कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, क्यों इनको रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, डिस्पाइट इसके कि ये अबंडेंटली प्रेजेंट है। वैसे एक और आर्टिकल ये देखो, इसका बताया हुआ है कि प्रोसेसिंग वगैरह बहुत टफ होती है, तो आज के टाइम पे चाइना सबसे ज्यादा लीड कर रहा है। इसके बाद एक आर्टिकल कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट के ऊपर आ रखा है। नाउ ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस जीएस पेपर 2 बोलता है कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, वहां पे रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को मेंशन करा हुआ है। तो कैसे इसको अप्रोच आपने करना था, पहले तो आपने न्यूज देखनी थी कि हुआ क्या, कौन कौन लड़ाई कर रहा है इसके पीछे। तो आपको दिखेगा एक तमिलनाडु नाम आएगा, एक कर्नाटका नाम आएगा। ऑल्दो ये तो आपने देखा जब न्यूज़पेपर को रीड करा, पर जब थोड़ा सा आप डेप्थ में इसको रीड करना शुरू करोगे, आप देखोगे कि इसके साथ तीन स्टेट्स जुड़ी हुई हैं और एक यूटी भी जुड़ी हुई है, यानी कि केरला भी जुड़ा है एंड पुडुचेरी भी जुड़ा है। पर डिस्प्यूट कहां पे रिवॉल्व कर रहा है, कावेरी एंड तमिलनाडु के बीच में ठीक है। तो ये सारा हमने क्या देखा कि थोड़ा सा डेप्थ में जाके पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ये रीड भी करना पड़ेगा। इवन अभी यूट्यूब पे आप देख लेना, इसकी वीडियो आ जाएगी अलग से, तो ये मैंने आर्टिकल करवा रखा है। तो मुझे इसकी और डिटेलिंग में क्या चीजें करनी पड़ेंगी, ये तो अखबार में आ गया कि डिस्प्यूट में अभी क्या चल रहा है, तमिलनाडु वाले बोल रहे हैं पानी ज्यादा दो, कर्नाटका वाले डिनाई कर रहे हैं, रीजन बता रहे हैं कि रेनफॉल कम हुई है, रिजर्वॉयर का लेवल नीचे जा चुका है, तो हम आपको कैसे इतना ज्यादा पानी दे दें। उन्होंने बोला हमें भी ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड है, हमें भी इरिगेशन करना है, हमें भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने हैं। तो ये सारे जो कंसर्न है ये तो अखबार वालों ने कवर कर दिए, पर आपको तो एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको अपनी पॉलिटी की बुक ओपन करनी पड़ेगी। वहां पे रिवर वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड डिटेलिंग है कि क्या चीज सेंटर के अंडर आएगी, क्या चीज स्टेट के अंडर आएगी, क्या हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इंटरफेयर करेगा या नहीं करेगा, या दूसरे हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट यहाँ पे इंटरफेयर करेगा या नहीं करेगा, क्या ये ट्राइब्यूनल के जरिए सॉल्व होगा या नहीं। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अगर आपकी पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो रखी होगी तो आपको दिमाग में आर्टिकल भी पॉपअप कर जाएगा, आर्टिकल 262। पर अगर आप बिगिनर हो तो आपको सिर्फ यहां से मुद्दा पता लग पाएगा कि क्या चल रहा है आजकल कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट को लेके। वैसे एक इकोनॉमी का आर्टिकल देख लो, आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा, इन्होंने बोला कि हम रेपो रेट को 5.25% पे ही रखेंगे। अब ये 5.25% ये काफी टाइम से ऐसे ही चलते आ रहा है, फेब में भी 5.25% ही था, पर ये रेपो रेट क्या है, एमपीसी का मेंशन करा है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। अगर तो आपने इंडियन इकोनॉमी कर रखी थी तो आपको सारी चीजें दिमाग से आ जाएंगी कि हाँ ऐसे रेपो रेट है, आरबीआई, बैंक्स और फिर कंज्यूमर, इस तरह से ये चेन चलती है, वहीं पे हमने रेपो रेट पढ़ा। तो अगर तो हो रखा है तब तो आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे। अगर आप बिगिनर हो आप शायद स्किप कर दोगे, पर अगर आपने सिलेबस देखा था आप इसे डेफिनेटली पिक करोगे। तो यहां से तो आपको पता लगेगा क्यों 5.25% पे ही रखा जा रहा है। पर जो आपको एडिशनल चीजें पढ़नी है दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है और इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं जो इस एमपीसी के अंदर रखे जाते हैं। और ये एमपीसी बनाई क्यों, इन्फ्लेशन को सेट करने के लिए, महंगाई को चेक करने के लिए। इन्फ्लेशन कितने के बीच में रहनी चाहिए, 4 ± 2%। ये आपको थोड़ा सा एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आप क्लासेस लगाते हो तो उसमें तो ये सारी चीजें डिटेल में ऐड ही होती हैं, ठीक है। नाउ थोड़ा सा मैं इसको कोर्स को आपके लिए कॉम्प्रीहेंड कर देती हूँ ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगे। तो सबसे पहले तो देखो हमने सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ है, हमारा ग्लोबल फोल्डर बन रखा है। यहाँ पे ये देखो करंट अफेयर्स के सीधे आपको लेक्चर दिख जाएंगे जो कि लाइव भी हैं एंड रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाती हैं। सेकेंड,
आपका ये पूरा मंथ वाइज रहेगा। जैसे अभी जुलाई मंथ जा चुका है तो जुलाई मंथ के आर्टिकल्स आपको यहीं पे मिलेंगे। जैसे मैं इस मंथ के अंदर एंटर करूंगी तो ये देखो यहाँ पे मुझे लेक्चर मिलेगा, नीचे मुझे इसकी पीपीटी भी मिल जाएगी। तो मतलब जिस दिन आपने पढ़ा उसी दिन आपको ये पीपीटी का पीडीएफ फॉर्मेट होता है जो कि आपने डाउनलोड करना है एंड इससे जस्ट एक बार गो थ्रू करना है कि कौन कौन से आर्टिकल थे। अब वो जो पीछे मैंने आपको बताया ना रीडिंग के टाइम पर कि आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। अब अगर आप इन क्लासेस को देख रहे हो एंड इन पीपीटीज का यूज कर पा रहे हो तो आपका एक टाइम बच जाएगा। वो क्या, वो बार बार एक्सप्लोर करने का कि ये भी ढूंढना पड़ेगा, ये पॉलिटी की बुक से देखना पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी से, या फिर जाओगे कि किसी और वीडियो को देख लेते हैं। वो रीडिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है। आप डेफिनेटली मुद्दे को वहां से पढ़ सकते हो पर एक स्टेप तो आपको आगे जाना ही पड़ेगा। वो जो स्टैटिक वाला पार्ट था वो रीड करना ही पड़ेगा, पर यहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर मैं क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई या फिर कैंसर वैक्सीन वाला आर्टिकल उठा रही हूँ, कॉन्टेक्स्ट बताऊंगी आपको, डिटेल आपको सारी इसी पीपीटी में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये डिटेल्ड होती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं, आपको और सोर्सेज के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड, ये आपका स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको प्रिंटेबल भी चाहिए होंगी ना। उससे क्या होता है कि आप जब प्रिंट करवाते हो तो आपके लिए ईजी रहता है वो सारा फॉर्मेट। तो ये करंट अफेयर्स की मैगजीन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यहाँ पे ईयरली करंट अफेयर है जो मैंने आपको शुरू में वेडनेसडे वाली क्लास बताई ना, उसी के यहाँ पे सारे टॉपिक वाइज पीडीएफ भी अवेलेबल है। ये देखो, जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर आपको दिखेगा। यहाँ पे मंथली मैगजीन भी अवेलेबल है, सारी प्रिंटेबल है। ये हर मंथ अपडेट होती हैं और ये 6 महीने पे, या फिर कोई मैं आपको अलग से कंपाइलेशन देती हूँ वो यहाँ पर अपडेट हो जाती है। सब्जेक्ट वाइज आप जब देखेंगे तो आपको इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में ही कंटेंट मटेरियल मिल जाएगा। ये देखो, फिर आगे सब्जेक्ट वाइज लिखा होगा कि ये इंडियन इकोनॉमी की है, सोसाइटी की है, इंटरनल सिक्योरिटी की है। लेट्स से मैंने सिक्योरिटी वाली फाइल को ओपन करा तो मुझे कुछ इस तरह से फ्रंट पेज दिखेगा और मैं फिर रीड करना शुरू कर दूंगी। देन इसके बाद टेस्ट भी होते हैं आपके। टेस्ट जो होते हैं आंसर राइटिंग वाले, थर्सडे वाला जो मैंने बताया, 2 क्वेश्चन उसमें आएंगे। तो आपकी ना वो हिंड्रेंस नहीं बनेगी कि मैं कब शुरू करूं आंसर राइटिंग, तो वो भी आपको इस कोर्स के अंदर बेनिफिट मिल जाता है। इस तरह से आपको पूरा इवैल्यूएट करके दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन आपका अच्छा है, बुरा है, बेटर कैसे बन सकता था, वो सब लिख दिया हुआ है यहाँ पर। लास्ट में इस तरह से आपको पूरा एक नोट दे दिया जाएगा कि कहाँ पे आपको पॉइंट्स ऐड करने की जरूरत थी। तो डेफिनेटली आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कमीशन के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हो तो डू रिमेंबर वन थिंग, आंसर राइटिंग कंटिन्यू रखें। फिर उस तरह से प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दे दिए जाएंगे। ये आपके पोर्टल पर आ जाते हैं। ग्रुप आपके ग्रुप के अंदर सीधा लिंक आता है, आपने क्लिक करना है, आप सीधा क्वेश्चन पेपर पे आ जाते हो। अगर आप लाइव टेस्ट देते हैं तो आपको रैंकिंग भी दिखती है आपकी इवन कि आप कितने नंबर पर चल रहे हो। बट अगर आप बाद में देते हो तो उसमें फिर रैंकिंग नहीं आती, पर स्कोर्स आ जाता है आपका कि कितना स्कोर आपने अटेन करा। ये ईयरली टॉपिक वाइज है। जैसे देखो, मैंने स्पेस टेक का रिवीजन करवा दिया फ्रॉम जैन टू मे। अभी आई थिंक 9 लेक्चर्स टोटल हो चुके हैं, पर मैंने स्पेस टेक का पूरा करवा दिया रिवीजन अलॉन्ग विद द बेसिक, जो कि वैल्यू एडिशन वाला पार्ट भी था। फिर मैंने उसकी दे दी आपको कंपाइलेशन। ये पीपीटी वाला फॉर्मेट है, पर आपको अगर प्रिंटेबल चाहिए तो ये देखो यहाँ पे जो टॉपिक वाइज डले थे ना, सब्जेक्ट वाइज, इसी में जाओगे साइंस एंड टेक या साइंस एंड टेक में से स्पेस टेक के आप आर्टिकल्स को पिक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पोर्टल्स। मैंने करवाए, पोर्टल्स की मैंने डिटेलिंग दे दी, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में आपको ये कंटेंट अवेलेबल है। ये कुछ वैल्यू एडिशन की शीट्स भी आपको दी जाती हैं। आंसर राइटिंग यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको कि जैसे श्रिम्प फार्मिंग को लेके और एक्सपोर्ट्स को अगर बूस्ट करना है तो गवर्नमेंट ने क्या मेजर ले रखे हैं। कई बार आपका 10 मार्कर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं श्रिम्प फार्मिंग या फिर एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, तो उसके लिए बना बनाया आंसर आपको यहाँ पे दिखेगा। ये कीवर्ड्स बेस्ड अप्रोच है यहाँ पर। जैसे इंडियन सोसाइटी के अंदर आप डाइवर्सिटी और यूनिटी के बारे में पढ़ते हो तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो कॉमन है। जैसे अगर आपको बोलना है ना कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए मल्टीपल रिलीजन्स की, कल्चर्स की, लैंग्वेज की और बिलीफ की सोसाइटी के अंदर, तो इतनी लंबी लाइन लिखोगे तो आपके नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज हो जाएंगे। सीधा लिखो ना एक ही टर्म, प्लूरलिज्म, तो ये भी इसमें फोकस करा जाता है। इस तरह से आपका वीकली शेड्यूल करंट अफेयर्स का आपके ग्रुप में आ जाता है। इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन ग्रुप कोर्स के लिए भी जाते हो तो उसमें भी आपको सारे एक्सक्लूसिव फीचर मिलेंगे, उसमें और ज्यादा मिलेंगे। ये तो सिर्फ करंट अफेयर ओरिएंटेड है, ठीक है। इस तरह से आता है आपका, जैसे इस हफ्ते का आप उठाएंगे तो यहाँ पे फ्राइडे वाले सेक्शन में लिखा है कि 2:30 बजे आपका टेस्ट भी है, क्योंकि अभी मैंने बेसिक साइंस, पोर्टल्स इन न्यूज एंड डिफेंस टेक, इनका एक कलेक्टिव टेस्ट बनवा दिया कि आप टेस्ट दीजिए, इनके टेस्ट दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने रिवाइज कर ली और अगर 27 का पेपर देना है तो डेफिनेट है कि आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, और सैटरडे का आपको ऐसे अपलोड कर दिया जाता है, अपग्रेड कर दिया जाता है, क्योंकि उस दिन टाइमिंग्स वेरी करती हैं। पहले हो जाती है करंट अफेयर की क्लास 9 बजे। सो दैट्स ऑल। सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो सिर्फ 399 रुपीज़ का है, अगर फुल पेमेंट करनी है तो 5000 रुपीज़ का है। ये सारे जो फीचर्स मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन करे, ये सिर्फ आपको 1 महीने में 400 रुपये के अंदर मिलेंगे। आई थिंक 400 रुपये में तो आप एक पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं।
तो उसकी वैल्यू आप जाने, इसको जरूर एक बार ट्राई करें। अगर आपको ये बेनिफिट देता है तो फिर आप खुद ही कंटिन्यू करेंगे। एंड ट्रस्ट में जितने भी बच्चे कनेक्टेड हैं वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि इसी में आपको आंसर शीट्स भी इवैल्यूएट करके दी जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंड टेलीग्राम के ऊपर एक वीकली पीपीटी का ही कंपाइलेशन डाल दिया जाता है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। एंड स्टोरीज में मैं अपडेट्स ऐड करती रहती हूँ, वहां इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।